नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज के एमएनए से। एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस। पहले खबर तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की ही है। तो दिलचस्प बात यह है कि भारत को को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। भारत को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। भारत की तरफ से जो है सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे और अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे जल्द ही। आपको ये बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन हार गए हैं। वहीं उपराष्ट्रपति पद की इस रेस में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। दोनों का ताल्लुक तमिलनाडु से रहा है। आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन जो अब नए उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे और साथ ही राज्यसभा के सभापति होंगे। वो पहले फिलहाल कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, नॉमिनेशन फाइल किया, इलेक्शन हुआ और अपनी जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, वहीं इंडिया गठबंधन के सुदर्शन को 300 वोट मिले। जीत और हार का अंतर 152 वोटों का रहा है। आपको बता दें कि जो आंकड़ों के गणित को अगर आप समझने की कोशिश करें तो सीपी राधाकृष्णन को 438 सीट्स मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन वो वोट्स मिलने की संभावना थी, लेकिन वो बढ़कर 452 वोट्स हो गए। मतलब 14 लोगों ने जो है दूसरी पार्टियों की उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अपने पार्टी के ऑर्डर को नहीं माना है, व्हिप को नहीं माना है, पार्टी के विरोध में जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर प्रिंसिपल्स के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट देकर जिताने में महती भूमिका निभाई है। हालांकि अगर ये 14 क्रॉस वोटर्स होते, नहीं भी होते, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था इस चुनाव में, क्योंकि 300 वोट और 452 वोट 150 वोट का तकरीबन, या अगर उसे माइनस भी कर ले तो 138 वोट का अंतर था, जिसे पाट पाना तो असंभव ही है। तो इस लिहाज से ये चुनाव जो है वो आ गई है, इंडिया गठबंधन के लिए झटका लेकर आई है और उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हार गए हैं। वहीं पर सीपी राधाकृष्णन ने देश के नाम संदेश दिया है और वो जीत गए हैं। सभी बड़े नेताओं के द्वारा जो है उनको शुभकामना संदेश दिया जा रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि सभापति राज्यसभा के होने के तहत ये किस तरह अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था और अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा। और इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल अब अगले कुछ ही दिनों में फूंक जाने वाली है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव भी हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और अब सीधे फील्ड में जाएंगे लोग। और बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीखों की घोषणा है अब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जल्द से जल्द कर देगा। और उम्मीद जताइए कि दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के समापन के साथ ही 3 चरणों से 5 चरणों के बीच में बिहार का चुनाव हो जाएगा और 25 नवंबर से पहले चुनाव परिणाम और वोटों की गिनती, चुनाव परिणाम हो जाएंगे और स्पष्ट भी हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। नवंबर में ही बिहार विधानसभा के 5 वर्ष भी पूरे होते हैं 2025 में, और इसी नवंबर 2026 में जो है, जो आपको चुनाव होते हैं जिला परिषद सदस्यों और मुखिया, इन सबों के, ये भी पंचायती राज का चुनाव संपन्न हो जाएगा बिहार में। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल का भी विधानसभा चुनाव उससे पहले होना है। तो अब चुनावों का वक्त आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने एशिया कप 2025 को जीत लिया है। भारत ने एशिया कप 2025 को जीतकर अपने सर पर यह ताज बरकरार रखा है और साथ ही साथ अब उनकी डायरेक्ट एंट्री हो गई है वर्ल्ड कप के लिए। और आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि इस बार एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किया गया था, और वो भी भारत में के बिहार में किया गया था, और वो भी बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। और ये आयोजन कराने में पूरी तरह से सफलता पाई है बिहार ने, और भारत को के सर पर ये ताज आ गया है एशिया कप चैंपियनशिप 2025 का। और साथ ही साथ आपको अब अगली अहम खबर की ओर हम रुख करें और आपको बताते हैं कि अगली खबर हमारी नेपाल में जेन जी मतलब जनरेशन जी, मतलब 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चे,
और उससे पहले को मिलेनियल बोला जाता है। इसी तरह से पीछे की तरफ हम जाए तो एक टर्म दिया गया है। तो नेपाल में जेनजी लोगों का प्रदर्शन, युवाओं का, प्रौढ़ों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उन लोगों ने जो है नेपाल के संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि काफ़ी विरोध के बाद जो है नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और नेपाल में अब आर्मी रूल हो गई है, आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स को बैन कर दिया गया था, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, एक्स हो, ट्विटर जिसे हम पहले कहते थे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन बंद कर दिया गया था, स्टे लगा दिया गया था। इस बीच नेपाल भारत और चाइना के साथ भी सीमा विवाद में उलझा हुआ था और इस बीच ये जनजी का प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन है और तोड़ फोड़, आगजनी आम बात हो गई है और ये युवाओं का प्रदर्शन है, संभलना होगा नेपाल को। और अब बात करें हम एशिया की, एशिया में साउथ एशिया की, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, ये सब ऐसे देश हैं जहां पर तख्ता पलट तो आम हो गया है। कभी आप सुनेंगे कि नेपाल के राष्ट्रपति के घर पहुंच गए और वहाँ पर भगा दिया, घर लूट लिया, तो कभी नेपाल में चले गए तो वहाँ के पीएम और राष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवा दिया, बांग्लादेश में चले गए तो वहाँ के पीएम राष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवा दिया, म्यांमार में चले गए तो वहाँ की जो महिला थी जो सरकार चला रही थी उन्हें वहाँ से निकाल के फिर आर्मी का शासन हो गया। अभी नेपाल में आर्मी का शासन हो गया, कभी श्रीलंका, कभी बांग्ला। तो इस तरह से जो साउथ एशिया है वो पूरी तरह से रेगुलर इंटरवल पे जो है वो अनस्टेबल होती जा रही है। अब इसके पीछे किस महाशक्ति का हाथ है ये भी काफ़ी मायने रखता है, अमेरिका का या चीन का। खासकर इन दोनों की दखल से जो है साउथ एशिया में जो है सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं और नेपाल में अब तख्ता पलट हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में और म्यांमार जैसे देशों में भी तख्ता पलट होता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। पूरा साउथ एशिया जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिखती, भारत ही इससे अछूता है और चाइना अछूता है जहाँ पे जो स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की और इस तरह से तख्ता पलट रूटीन में नहीं होता, इस तरह से युवाओं का हिंसक प्रदर्शन नहीं होता, आगजनी, खून खराबा नहीं होता है। तो ये अहम बात नेपाल से मिल रही है। अब इन सभी साउथ एशियन कंट्रीज में इस तरह से अनस्टेबिलिटी फैलाने के पीछे किस पड़ोसी देश या महाशक्ति का हाथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल स्थितियाँ सामान्य नहीं है नेपाल में और गोरखा जवानों ने जो है मोर्चा संभाल रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने दिनों में ये स्थिति सामान्य होती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। कल एक बार फिर नई न्यूज़ एनालिसिस के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।